बेटा जो लास्ट टर्म पे आपने पढ़ा है बेसिकली साइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और साइज का अल्टीमेट जो आपको याद रखना है वो ये था कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, समथिंग लाइक दिस, और ये साइज एटम का बढ़ रहा है, एंड लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है, इसे याद रखें। एक्सेप्शन है साइज में, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और फाइन हो जाइए, मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा कि एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, यहाँ उल्टा ऑर्डर है, एल्यूमिनियम बड़ा है, गैलियम छोटा है। और ऐसे ही एटॉमिक नंबर 72 से 82 तक जितने भी मेंबर हैं, इनका साइज अपने से ऊपर वालों से लगभग बराबर या कभी कभी थोड़ा छोटा भी है। तो एक्सेप्शन साइज के हैं, लेकिन हमारे लेवल पे नहीं है, इसलिए आप अभी आपके लेवल पर एक एल्यूमिनियम वाला आता है, जो तो बहुत बात की बात है। तो साइज में दो पॉइंट, पहला पॉइंट साइज शेल नंबर पे डिपेंड करता है, फॉलोड बाय प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो शेल नंबर जितनी ज्यादा साइज बड़ा, और सेम शेल में यानी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज कम होता है। टॉप से बॉटम साइज क्यों बढ़ता है? शेल बढ़ती है। लेफ्ट से राइट साइज क्यों कम होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। टॉप से बॉटम साइज बढ़ा, शेल बढ़ी, लेफ्ट से राइट साइज कम हो गया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी। ठीक है, अब एक 87 और इन सब के बारे में बताया है बेटा। अभी मैं ना इस लेवल तक अभी अभी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अभी जो पढ़ना है पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल के बारे में लीक से हट जाएंगे। तो अब ये पॉइंट क्या आती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा साइज के बाद? आज की हमारी हेडिंग है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी के हैं, और थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा एंथैल्पी वर्ड क्या था। एंथैल्पी होता वही है यार, हीट चेंजेस होते हैं बट एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। जब भी हम एंथैल्पी वर्ड कहेंगे बेटा तो कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हमारा वर्ड है आज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों ये एक एटम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एटम, इनके बीच में इंटरेक्शन। और इस एटम से हम चेंज करके बनाना चाहते हैं इसका कैटाइन। ठीक है, ऑब्वियसली साइज को हमें इतना वेरी नहीं करना, साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ। तो यहां से यहां आने के लिए क्या किया गया? इट इज अ कॉमन सेंस कि हमें ये अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। कॉमन अट्रैक्शन ब्रेक करना तो एनर्जी दो हो गई, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो ये प्रोसेस हो गया आयोनाइजेशन, यहाँ एटम आयोनाइज हो गया, एटम कैटाइन में चला गया। और इस समय ये जो एनर्जी देनी पड़ी इसे आयोनाइज करने के लिए, दिस इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जब भी हम इसे एनर्जी कहेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, किलो जूल, कैलोरी। और अगर हमने इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होगी, तो आप वोल्ट कह रहे हैं। आई होप टू क्लियर। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी इन फैक्ट? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required, beta कितनी एनर्जी required to eject an electron from neutral gaseous atom? Minimum amount of energy required to eject electron from neutral gaseous atom. तो यहाँ ये न्यूट्रल गैसियस एटम और लगा दिया गया, तो भैया क्लियर होना चाहिए व्हाई न्यूट्रल गैसियस एटम। एक्चुअली में हर एक एलिमेंट के बीच में अपने दो एटम के बीच में फोटो अट्रैक्शन अलग अलग होती है। तो आप जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले,
वो एनर्जी बाकी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, इसलिए वर्ड कर दिया है न्यूट्रल गैसियस एटम। व्हाट मींस टू से न्यूट्रल गैसियस? अगर एक एटम पहले से न्यूट्रल है, वो गैसियस स्टेट में है, दूसरों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, अब जो आप एनर्जी दे रहे हो वो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी है, वो यूज हो रही है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एनर्जी किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली आयनाइज करने में इन्वॉल्व है, तो कंपैरिजन करना आसान होगा। अब दो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लिखती है, दैट मींस उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलना है, वो और कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा, कोई इंटरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे रही है। तो बाकी चीजें, बाकी इफेक्ट हटाने के लिए हमने ये वर्ड लिया है न्यूट्रल गैसियस एटम। या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट द न्यूट्रल गैसियस एटम स्टैंड्स, क्यों लिया गया, व्हाई इट इज टेकन, तो आप सिंपल वन वर्ड कह सकते हैं, कंपैरिजन। और कंपैरिजन, अगर हमें दो चीजें कंपेयर करनी है तो उनका लेवल सेम होना चाहिए। अब सेम लेवल पे आने के बाद हमने एनर्जी दी, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject loosely bound electron from neutral gaseous atom। न्यूट्रल गैसियस एटम से जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन। बच्चों आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसेस एटम। तो एक फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इट्स यूनिट इज किलो कैलोरी पर मोल, किलोजूल पर मोल, एनर्जी की यूनिट। और अगर लाइट एनर्जी है तो क्वांटा पर मोल भी कह सकते हो, पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो। दिस वन इज आयनाइजेशन। समझ में आ गया? और डिफाइन आयनाइजेशन वन टाइप कर देना, नहीं आया तो टू टाइप करिए। वेरी गुड, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप सबको क्लियर है? ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? बेटा एक सेकंड जरा चेक करें, ये है बच्चे बैठे थे यहाँ पे, ये संयम एंड देन फॉलोड बाय अक्षर, अंशिका, अभिषी, मानसी, निखिल, संजना, सात्विक, श्रेया, विजय एंड यश। जवाब दिया 3 या 4 ने। अगली बार नहीं दिया ना तो नाम लेके पूछूंगा, बेटा आपको क्यों नहीं समझ में आया? ठीक है, इस बार तो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बच्चों? फैक्टर्स हैं तो 4, लेकिन आपको मेनली 2 पे फोकस करना है। पहला फैक्टर है साइज। पहला फैक्टर है साइज, कॉमन सेंस। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम? सोचिए, ये कम होगा। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये, तो बच्चों जितना साइज बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। और बेटा क्योंकि वो फार होता जाएगा, दूर होता जाएगा, अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। अब बच्चे अगर यहाँ अट्रैक्शन कम है तो भैया थोड़ी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक स्मॉल एनर्जी से काम हो जाएगा। तो लार्जर द साइज ऑफ एटम, जितना एटम बड़ा है, लार्जर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी। जितना एटम बड़ा है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम। पहले से थोड़ा सा फनी में भी चेंज करते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए। बेटा थोड़ा सा फनी में चेंज कर रहे हैं, तो ये लेट सपोज ये एक प्राणी है, ठीक है, और एक प्राणी ये, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एक पतला है एक मोटा है,
फोटो से ऐसा लग रहा है तुम्हें, ठीक। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका दिल बड़ा है, जरूरी नहीं शरीर बड़ा हो तो दिल बड़ा है, लेकिन मान लेते हैं इसका दिल बड़ा है, काइंड हार्टेड, हार्ट पेशेंट नहीं है, दिल बड़ा है, ठीक है, काइंड हार्टेड पर्सन। और ये एक न्यूज है, नहीं ना दूसरे को दान क्या देगा, शक्ल देगा, तो अपना खाया नहीं कभी ढंग से बेचारे। फिलहाल अगर आपको किसी से पैसे छीनने हैं, लेने हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसे लेने के लिए आपको एक एनर्जी लगानी है, इनसे जाके कुछ कहना पड़ेगा ये कि भाई पैसे दे दो। पैसे की एक अट्रैक्शन, पैसा इसलिए कहा वो जल्दी तुम्हें समझ में आए, ऐसे ही इनका भी अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो तुम कम एफर्ट से पैसे निकालो, ठीक है। अब इस वाले वर्ड को घर पे खुद सोचना, जैसे खुद ही सोचो तो तुम्हारे लिए कोई और थोड़ी सोचेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कुछ सोचने का कि आपके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अब आपने पैसे ले लिए, लेट्स सपोज बाहर आइसक्रीम लगा है, अब आपको आइसक्रीम में तो 1500 की लेनी होती है एक बार में। अब आप किससे 1000 रुपये मांगना ज्यादा जल्दी, एक लेवल वो होगा, एक पर्सन वो होगा जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खुशामद करनी पड़ेगी। एक होगा कम से काम करिए, जिसका दिल बड़ा है, केमिस्ट्री में लौट किया, दिल बड़ा है मतलब साइज बड़ा, वहां एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और जिसका दिल छोटा है मतलब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, वहां एनर्जी ज्यादा, साइज की। पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम साइज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है, और बेटा अगर ये टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। Left to right in a period, ionization energy increases. Obviously, same reason. Increase क्यों कर रही है? Due to decrease in size. Top से bottom size बढ़ता है, ionization कम. Left से right size कम हो रहा है, ionization कम. तो एक जनरल पॉइंट आ गया बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का, अभी एक्सेप्शन बताऊंगा। जनरल पॉइंट क्या आ गया? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, therefore ionization energy decreases. Left to right size decreases, ionization energy increases. लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा जो अभी हम पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी एक फैक्टर हो गया साइज, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन में भी ऐसा ही होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे से कंसेप्चुअली चीजें पूछें, ना कि रेक्टाफिकेशन। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कभी नहीं दी, वो अगर वैल्यू दे रहे हैं तो समझ लेना कुछ कंसेप्ट पूछ रहे हैं, कंपैरेटिव करके निकालना, कंपैरिजन में निकालना। अब उन्होंने कहा बताओ भैया एज पर साइज लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम? तो एज पर साइज कहा है तो बाकी फैक्टर पूछने ही नहीं, एज पर साइज, साइज कम होगा आयनाइजेशन बढ़ेगी। अब ये एक्सेप्शन पूछे ही नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ एज पर साइज की बात, ठीक है। नाउ दूसरा फैक्टर बेटा, सेकंड फैक्टर जो लेफ्ट टू राइट में एक्सेप्शन का था रीजन है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बच्चों कई जगह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, और जो आप पढ़ चुके हो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड में। तो जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या आ रहा है बेटा? आपको ये मालूम है ना, P3, P में 3 इलेक्ट्रॉन आना, इट इज हाफ फिल्ड। सिमिलरली P में 6 इलेक्ट्रॉन आना, इट इज फुल फिल्ड, इवन इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऐसे केसेस में आयनाइजेशन जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कहीं ज्यादा, जितनी आयनाइजेशन होनी चाहिए थी उससे ज्यादा। रीजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां ये बेटा, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p3
ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p4। तो बेटा इलेक्ट्रॉन 2p3 और 2p4 में दैट मींस किससे इजी है निकालना, या ये कहें व्हिच हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइज। साइज की अगर बात करें तो साइज तो डिक्रीज होता है, दैट इज ऑक्सीजन हैज स्मॉलर साइज देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज बड़ा, ऑक्सीजन छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑक्सीजन शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि छोटा है। बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन क्या आ गया, ऑल्दो द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, yet ionization energy of nitrogen is more than oxygen। साइज भी बड़ा है, आयनाइजेशन ज्यादा है, क्यों? बच्चों इसका आंसर क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन में ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम हाफ फिल्ड कहेंगे, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे पार्शियली फिल्ड। तो ये पार्शियली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, hence it has more ionization। I hope to clear है, half filled has more ionization energy than partial। Doubt? Next, सर ऐसे ही आगे में भी अगर करते हैं सर। ग्रीन आएगा फिर नॉन आएगा। कल हमने पढ़ा था नोबल गैसेस हैव लिटिल बिट मोर साइज देन प्रीवियस हैलोजेंस, और रीजन आपको याद होगा, नोबल गैसेस में वंडर वॉल रेडियस होता है। सॉरी, कमिंग बैक टू पॉइंट, आयनाइजेशन साइज नियॉन का बड़ा है और आयनाइजेशन एनर्जी भी नियॉन की ज्यादा। नाउ अगेन द क्वेश्चन, द साइज ऑफ नोबल गैसेस इज मोर, yet they have more ionization। I hope so। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि neon is an inert gas, it is a noble gas, it has S2P6 complete octet या fulfilled p subshell, and due to this fulfilled p subshell and stable electronic configuration their ionization energy is quite high। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। So ionization energy do only depend on size? No, ionization energy has relation of size as well as configuration। तो पहला फैक्टर हो गया साइज और दूसरा फैक्टर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज में क्या आया, जनरल टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन कम होता है। लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में साइज कम हो रहा है, आयनाइजेशन बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट आया कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने दो कॉन्फ़िगरेशन की बात की, एक हाफ फिल्ड एक फुल फिल्ड। अगर कभी नोबल गैस आ गया तो नोबल गैस की आयनाइजेशन ज्यादा होगी और थ्योरी से काफी ज्यादा होगी। द रीजन इज दिस, नोबल गैस हैज स्टेबल फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया यहाँ पे हाफ फील्ड वाले ही हाई तौबा मचाए हुए हैं, हाफ फील्ड वाले ही गदर काटे पड़े। तो भैया ये तो फिर गदर पिक्चर ही बनाएंगे ना फुल फील्ड वाले। जब हाफ फील्ड की आयनाइजेशन ज्यादा थी तो जब फुल फील्ड हो गया तो आयनाइजेशन बहुत ज्यादा। इसे याद रखना है। एक्चुअली ना कई क्वेश्चन है हमारे ऐसे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कई जगह ये रीजन है भैया इसलिए हुआ कि फुल फील्ड हुए बैठे थे, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी के दो फैक्टर हो गए, पहला हो गया बेटा हमारा हाफ फील्ड सॉरी साइज, और दूसरा फैक्टर हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर, आप पूछो। सर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब प्लीज समझा दीजिए दोबारा, समझ में नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया, कोई बात, मैं दोबारा बताता हूँ। एक बच्चे ने भी और कुछ, विजय पूछो, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ अगर कभी पेपर में वो डी का केस दे दे तो भी हम यही करेंगे ना? हाँ D5 D10 हो तो भी यही करेंगे, बिल्कुल ठीक है। विजय क्लियर है? अब बोले ही ना, चलो क्लियर है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला किस बच्चे ने पूछा था, क्लियर है उसे? सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में समझा दीजिए सब प्लीज। अच्छा फिर से समझा दे, ठीक है। देखिए बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p3,
और ये 2p3 के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वुंड स्कूल की वजह से। ये चीज कहला रही है आपकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज this configuration is little bit more stable than any other configuration which are termed as partially filled। ऐसे ही अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p4 आ रहा है, लेकिन 2p4 इज नॉट हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ एक हाफ फिल्ड का टैग लग गया। आई मीन टू से हाफ फिल्ड की वजह से एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल या एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ज्यादा हो गई है क्योंकि ये हाफ फील्ड। अब जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये ऑर्डर था, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ती है। कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा है, सॉरी नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन, ओके। और होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन नाइट्रोजन की ही ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन बढ़नी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, साइज वाले फैक्टर को डोमिनेट कर दिया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है साइज को, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ऑक्सीजन से ज्यादा, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और आगे फिर वही ट्रेंड है, क्लोरीन की आयनाइजेशन ज्यादा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, तब वैल्यूज आई कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन बढ़ गई, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। हाँ ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कुछ बढ़ गई और वो अगले मेंबर से ज्यादा। दिस इज दैट। अब क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी बच्चे को आयनाइजेशन में यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। सर आयनाइजेशन थेरेपी का सर मेन काम क्या होता है? फिर से बोलना सर, आयनाइजेशन थेरेपी का मेन काम क्या होता है? बेटा। इसका ना बेसिकली व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर हाउ इजीली एन एटम कैन यूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या बात बता रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में किस एलिमेंट में कितना जोर लग रहा है, दम लग रहा है, वो बता रहा है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में कौन आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा, तो जिसकी आयनाइजेशन कम है वो जल्दी बनाएगा। रेडॉक्स में कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो ऑब्वियसली जिसकी आयनाइजेशन कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक सेल, कौन से एलिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स पे यूज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ दे, तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी छोड़ेगा, जिसकी आयनाइजेशन कम है। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ते क्यों हैं, उस क्वेश्चन का आंसर है कि आयनाइजेशन एनर्जी गिव्स अस अ मेजरमेंट और आइडिया दैट हाउ टाइटली इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड और हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम। इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है या मुश्किल है, ये बता। और वो जहां जहां अप्लाई हो सकते हैं दिस इज चैप्टर में बता देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि क्लोरीन के कंपाउंड आयनिक नहीं होते, या क्लोरीन कैटायन की तरह काम नहीं करता अपने कंपाउंड में, या कार्बन के कंपाउंड आयनिक नहीं होते, क्यों? तब हमारा आंसर होता है कि कार्बन हैज सो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इट इज इम्पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। या और ऐसे जहां जहां क्वेश्चन है जहां इलेक्ट्रॉन के निकालने के ऊपर पॉइंट है कि कितनी एनर्जी से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वहां आयनाइजेशन को अप्लाई करना है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन। ओके सर। क्लियर है? यस सर। और बोलो भैया डाउट? क्लियर। नेक्स्ट बेटा, एक वर्ड है सेकंड आयनाइजेशन, यहीं से अभी हम बोल देते हैं व्हाट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो वैसे तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ये मैग्नीशियम है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको हमने सीधा कह दिया आयनाइजेशन एनर्जी, या हम इसे कह सकते थे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अब इससे ये बना Mg+2, तो बेटा इसको हम कहते हैं
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉमन सेंस बेटा, फर्स्ट को कभी फर्स्ट नहीं कहा जाता, सेकंड को सेकंड जरूर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा डायलॉग क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट नहीं कहा जाता। अरे जैसे कोई मूवी बनी, ठीक है, अब वो मूवी बनी और पहली बार बनी तो उसके आगे फर्स्ट लिखा नहीं जाता, है ना। पार्ट 2 जब उसका बनेगा तो उसके आगे लिखा जाएगा पार्ट 2, फर्स्ट को फर्स्ट नहीं लिखा जाता। सेम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी कहो या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या कहलाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन। पॉइंट टू नोट, इसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, हर एलिमेंट में हर always n+1 ionization energy is greater than n ionization energy। मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होगा। अगर थर्ड है और सेकंड है तो थर्ड ज्यादा, फोर्थ है और थर्ड है तो फोर्थ ज्यादा। हमेशा अगला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा पिछले से, क्लियर। फॉर एग्जांपल, आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, नया नया दोस्ती हुई थी, उसने दे भी दिया आपको, वो आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं था इसीलिए दे दिए, उसने आपको पैसे दे दिए, व्हाटएवर जो भी थोड़े बहुत आपने पैसे लेने थे ले लिए, 5 करोड़ ले लिए, मान लो 5 करोड़ रुपए आपने इससे ले लिए, और ऑब्वियसली आप तो दिल के साफ और सच्चे, आप दोस्ती में कभी पैसा आने ही नहीं दोगे, मतलब लौटाओगे, ठीक है। अब आप लौटा ही नहीं गए, अब आपने 5 करोड़ लिए और घटक गया, ठीक है। क्या ये दोबारा तुम्हें अगर कभी 5 करोड़ 10 करोड़ की जरूरत पड़ेगी दे देगा, ठीक है। तो पिछली बार जितनी एनर्जी लगाई उससे ज्यादा लगाएंगे, देंगे तो उनके पिताजी, लेकिन आपको पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले हो सकता बातों से मान गए, अब बातों की जगह लातों से मानेंगे, इसीलिए तो व्हाट इज द पॉइंट, एनर्जी पहले से ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ऑलवेज सेकंड आयनाइजेशन इज ग्रेटर देन फर्स्ट। एनी डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है ना? अब ये 2 पॉइंट बच्चों के मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसे, ये अब आपके मिक्स ना हो तो अच्छे। बताइए भैया, which process has required more ionization energy? ये नाइट्रोजन से चेंज होके N+ बना है, नाइट्रोजन से आप नियॉन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ये नियॉन प्लस से नियॉन +2 बना है, नियॉन +2, ठीक है। यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी देंगे वो फर्स्ट होगी, यहाँ सेकंड होगी। इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2p6, ये है 2p5। नाउ व्हिच हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड? किस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, पहले में या दूसरे में? अब कोई बोल नहीं रहा ना, टाइप कर रहा। सर सेकंड। वेरी गुड, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है इनका, या जिसमें भी बच्चे दे रहे हैं बेटा, दिस वन इज सेकंड आयनाइजेशन। इसको कभी भी कॉन्फ़िगरेशन से एक एटम के लिए नहीं देखते, नियॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन की, नियॉन की सेकंड। ऑब्वियसली नियॉन में पहले बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होगी, लेट्स सपोज 500 जूल लगी थी, तो सेकंड वाले में 550 जूल लगेगी फर्स्ट से ज्यादा। तो जब भी एक एटम की 2 आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करिएगा, एक एटम एक एलिमेंट की, तो आपको उस समय कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कब नहीं देखेंगे, जब एक ही एलिमेंट की 2 आयनाइजेशन एनर्जी आप कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा 2 फैक्टर हुए हैं, या रिपीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहला पॉइंट आता है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर होनी चाहिए विद यूनिट्स। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject electron from neutral gases atom, neutral gases atom भी लिखना है, यूनिट इज किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर। सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स, तो पहला पॉइंट आ गया डेफिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए। सेकंड आया फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स में पहला फैक्टर आ गया साइज, atomic size, साइज में क्या आ गया, पीरियोडिक टेबल टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा, आयनाइजेशन कम हो रही, लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा, आयनाइजेशन बढ़ रहा है, इसका साइज। थर्ड पॉइंट आया या नेक्स्ट पॉइंट आया कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां आया वहां आयनाइजेशन ज्यादा है,
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि P3 आएगा, आयनाइजेशन ज्यादा, P6 आएगा और ज्यादा। एक बच्चे ने भी सही कहा था, क्या D5 10 होगा, बिल्कुल सही होगा। Wherever is stable configuration, they have more ionization. थर्ड फैक्टर, पहले दोनों फैक्टर अगर आपको क्लियर है तब मैं थर्ड फैक्टर की तरफ बढ़ूंगा। बोलो बच्चों, पहले दोनों फैक्टर में कोई डाउट नहीं? कि जितने जिंदा मतलब जाग रहे हैं, देख रहे हैं, वो 1 और 2 टाइप करने में दिक्कत होती है क्या? मतलब कोई स्पेशल प्रॉब्लम होती है या सो चुके होते हो? अच्छा, कई ऐसे भी होंगे, एक स्क्रीन पे ये चल रहा होगा, दूसरी स्क्रीन पे कुछ और चैटिंग फैटिंग है। हाँ, तो नहीं तो टाइप क्यों नहीं कर रहे 1 2? जब क्या रखा है समझ में आ जाए, 1 नहीं आए 2 टाइप करो। अच्छा, ऐसा तो नहीं तुम टाइप कर रहे हो मुझे दिख नहीं रहा? यस, मुझे उम्मीद थी। थैंक यू। चलिए बच्चों, गुड। तीसरा फैक्टर है, इसका नाम है बेटा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। थर्ड इज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी एक फैक्टर है, पेनिट्रेटिंग। बेटा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर एक शेल की बात करें, जैसे सपोज फोर्थ शेल, तो बेटा फोर्थ शेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, सब शेल कितनी है? S P D S, ये 4 सब शेल। अब बच्चों ये बताओ, आप किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हो? S, उसके S भर जाने के बाद E में, फिर D में, फिर F में। दैट मींस कहीं ना कहीं इस शेल में S न्यूक्लियस के ज्यादा पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाता है जिसकी एनर्जी कम हो, और एनर्जी उसी की कम होती है तो न्यूक्लियस के क्लोज हो। तो इसका मतलब एक ही शेल में अगर शेल नंबर सेम है तो S वाले पास में है, P वाले कुछ दूर, D वाले और दूर, F वाले और दूर। और अगर S वाले कुछ पास में हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एक ही शेल में अगर सब शेल्स की बात करें SPDF, तो S वाले न्यूक्लियस के क्लोज होंगे और उसी शेल के F वाले दूर। और अगर S वाले क्लोज है, ये हम कहना चाहते हैं ये न्यूक्लियस है, सपोज सर्कुलर मान लिया है तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ S वाले हैं, हाइपोथेटिकल है ये, और यहाँ F वाले। क्या कहना चाहते हैं? जब S में इलेक्ट्रॉन पहले भरे हैं, चाहे मार्जिनली कहिए, लेकिन ये कुछ पास में है, P थोड़ा दूर, D और दूर, F और दूर, और इसीलिए S वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा एक ही शेल में, और S वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसी शेल। तो इन ए सेम शेल the ionization energy of different subshells is this. S की ionization energy ज्यादा होगी और F की ionization energy कम। यानी फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले 4F से निकलेगा और सबसे आखिरी में 4S से निकलेगा, यानी आयनाइजेशन का ये ऑर्डर आएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग। बच्चों, ये है लिथियम बेरिलियम बोरॉन। ये जरा बेरिलियम बोरॉन, अब तुम कहां चलिए, ये जरा बेरिलियम बोरॉन पे नजर रखिएगा। ठीक है, बस चेंज करनी। ये बेरिलियम बोरॉन में ये ऑर्डर, मतलब होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा। यार एक आध बच्चे ने फिर कोई प्रॉब्लम कही है। ओके, मैं पूछ लेता हूँ बच्चों, क्या आप लोगों को वीडियो ऑडियो साफ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई यस, आपकी तरफ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाकी यस कह रहे हैं, हमने इसलिए रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है,
चलिए, बेरिलियम और बोरॉन में उल्टा। वाई? यहाँ थ्योरेटिकली बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। दैट मींस बेरिलियम हैज बिगर साइज, बोरॉन हैज स्मॉलर साइज। साइज तो ये आ रहा, तो आयनाइजेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट आयनाइजेशन बेरिलियम की ज्यादा। यहाँ दो रीजन दिए जाते हैं। एक रीजन ये, आई होप तो एक रीजन जो अधिकतर बच्चे देखते ही इसे बोलते हैं वो क्या है, अधिकतर बच्चे इसमें देखते ही कह देते हैं फुलफिल्ड है एस, और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, रीजन भी 11th स्टैंडर्ड तक मान लिया जाएगा कि एस फुलफिल्ड, बट इसका ज्यादा अच्छा आंसर, मोर एप्रोप्रिएट इसका जो तरीका है वो कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाता है दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो आपको इसमें ज्यादा अच्छा कहना है इट हैज मोर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, या एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए। बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट या मोर इफेक्टिव आंसर देन यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को देख लीजिए एक बार फिर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या इसी के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, यहाँ नियॉन भी लिख ही सकते हैं यहाँ। तो बेटा लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन बढ़ रही है। तो ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई, ये, तो यहाँ तो आयनाइजेशन बढ़ रही है, बट कुछ जगह इसके एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, और यहाँ आप एक्सेप्शन कहना चाहें एक्सेप्शन कह लीजिए, या मच मच, यहाँ आयनाइजेशन बहुत बढ़ गई, यहाँ आयनाइजेशन बढ़ गई। तो इन दोनों का रीजन था कि यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए हाफ फील्ड, यहाँ आर्गन या नियॉन के लिए फुल फील्ड, यानी इन दोनों का रीजन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये है, तो मैग्नीशियम या बेरिलियम के लिए पेनिट्रेटिंग, यहाँ आपका आंसर मेन है पेनिट्रेटिंग। डाउट पूछो जल्दी से। सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ना? अरे यार मैंने गलत लिखा है और आप बता नहीं रहे। यस सर, पीआरएस में भी। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। आंसर बिल्कुल सही कह रहे बेटा आप। मैंने गलत लिख दिया था। मैं नियॉन और फ्लोरीन में जैसे एरो बना गया वैसे ही बना गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस सल्फर से ज्यादा, बेरिलियम बोरॉन से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, और इन चारों में क्वेश्चन जरूर आ रहा है। बताओ बेटा किसी को डाउट? ठीक है, चलिए। आयनाइजेशन एनर्जी की सर एप्लीकेशन वहाँ अगर ज्यादा ना दिखाएं तो कोई बोलो प्रॉब्लम बेटा। सर? जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं सर, ये ज्यादा होती हैं नोबल गैसेस, तो सर अगर एक एरो दिखाते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है ना? एक ये जरूरी कि ज्यादा शो करने हैं कि वो ज्यादा हो रही है वहाँ पे? एक ही बात है, हार्डली मैटर। ये तो एक दिखाए दो दिखाए तो फर्क नहीं, वो तो कंसेप्चुअल है खाली कि भैया इनकी आयनाइजेशन ज्यादा, एक दिखा दो, हार्डली। मैंने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए दो दिखा दिए, उससे कोई फर्क नहीं। और कोई डाउट? ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, वैसे तो सब अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को पता ही है। एक मिनट मैं देख लूँ यार, एक तो ये बड़ी दिक्कत है, एक बार गायब हो जाए ना बच्चों के नाम आते नहीं दोबारा। एक सेकंड बच्चों। ओके यार, अभी तो मुझे 8-10 बच्चे ही दिख रहे हैं यहाँ। अक्षत, अंशिका, अभिषी, मानसी, निखिल, सन्ना, सात्विक, श्रेया, विजय एंड यश। बेटा आप
वैसे तो सब जानते हैं, बार बार कहना न पड़े, ठीक है। ऑब्वियसली peace is also one of the most important bonding between you, me and our teaching staff and this type of gadgets, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको भी जरा ध्यान रखिए। मैम कह रहे हैं हम रोज ग्रुप में डाल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने नहीं आता इतनी जल्दी रिस्पॉन्स, आप टेंशन मत लो। तो ऑब्वियसली इट इज अ ऑनलाइन मोड, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि फीस आप टाइम पे जमा करें, एज अर्ली एज पॉसिबल जमा करें, एंड होपफुली बेटा आप जितने इनपुट ज़्यादा देंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको भी ज़्यादा मिलेंगे, हम भी एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे। आई मीन टू से वी आर डे टू डे बेसिस पे अपग्रेड कर रहे हैं, हर चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। एंड कुछ ही बच्चे जानते हैं, शायद यही आप बच्चों को आपको पता है, ये जो बोर्ड है आपका, और अब आप जिस कैमरे से एक दो दिन कह रहे थे ना कल मोबाइल से अच्छी फोटो आ रही है, बेटा आपको मोबाइल से ना आईफोन से डबल महंगा मेरा कैमरा, ठीक है। 1-1 लाख रुपए के कैमरे हम आपकी ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो इट रिक्वायर्स सम इनपुट, ठीक है, व्हाटएवर। तो आपका एक कंट्रीब्यूशन उसमें होगा तो अच्छा रहेगा, हमारे में आप भी आउटपुट होगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो व्हाटएवर द कंट्रीब्यूशन कैन गिव, आपकी जो भी फीस का जो भी अमाउंट ड्यू है, प्लीज ट्राई टू दिस वन। हाँ, अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, डोंट बॉदर अबाउट फीस, आप अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज कोरोना पीरियड, तो वी आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट, पैसे लाओ वाली कहानी नहीं है, बट इफ यू कैन डू समथिंग फॉर अस मोस्टली, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस टाइम, बाय, टेक केयर। Thank Thank you, you, sir. sir. Sir, five, थैंक यू सर। 6 bed. अरे कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, जल्दी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन था, डाउट क्वेश्चन था सर, वो टेस्ट का था जो मैम ने कल भेजा था पेज पे, सर वो पूछूं अभी? हाँ बेटा, मैं अभी 15 मिनट बाद फिर से ऑनलाइन होऊंगा कल की तरह, अगर आपको मालूम है 10-15-20 मिनट में चाय पी के फिर आपके डाउट्स लूंगा। ओके सर। और शायद बाकी बच्चों को पता है, जो नए हैं उनको भी बता दीजिएगा। अब हमने 1 घंटा 40 मिनट डाउट सेशन भी रखा हुआ है, और मंडे को IIT संडे को हो जाएगा, तो मंडे से वो टाइम बढ़ा भी देंगे, मॉर्निंग में भी बैच हो सकता है डाउट सेशन का। एक्सक्यूज मी सर, जितने बच्चों को पिछला रह गया है, डाउट है, वी विल गिव यू इनफ एम्पल ऑफ टाइम। बस ये कल और परसों की और बात है, एडवांस का संडे को पेपर हो जाएगा, देन आई एम टू बी फ्री उसके बाद, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर मेरी 5 to 6 सर फिजिक्स की क्लास होती है सर। बेटा मैंने अभी आपको यही अनाउंस किया है, ये कल भी मुझे बच्चों ने बता दिया था कि कई बच्चे 5 to 6 में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने अभी यही अनाउंस किया है कि संडे को IIT एडवांस का पेपर है, मेरे कई अच्छे बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो ऑब्वियसली मैं संडे तक उनके साथ बिजी हूँ, और ऑब्वियसली फ्रॉम मंडे एंड ऑनवर्ड्स आप मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, या कोई और टाइम जो आप चाहेंगे। एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज करके कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि प्लीज चेंज द टाइम ऑफ डाउट क्लासेस, वी विल चेंज 100%। ओके ओके, सर। थैंक यू सर। Thank you, मेन sir. बैच का देख लीजिए थोड़ा। हाँ बेटा, सर मेन बैच का देख लीजिए सर। वो भी कर दूंगा बेटा, मैंने आपसे कहा ना एक संडे तक आप वेट कर लो, मंडे से जैसा आप कहोगे Okay. कर